गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले कांग्रेस के दिल में जलन भरी हुई है। एमपी के पिपरिया में कहा शाही फैमिली धमका रही, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आग लग जाएगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के पिपरिया पहुंचे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ने पूरे देश को चौंका दिया। होशंगाबाद से जो लहर उठी वो पूरे देश में फैल गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। बस देश को डराओ, घबराओ, आग फैलाओ। आज देश में आग नहीं लगी, यह जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वह उनको अंदर से जलाती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के लिए चुनावी सभा करने आए थे। पीएम मोदी 8 दिन के भीतर तीसरी बार मध्य प्रदेश आए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। यूटिलिटी बिल भरने के लिए करते हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान, ये 2 बैंक वसूलेंगे सरचार्ज। जी हां दोस्तों, अगर आप भी टेलीकम्युनिकेशन, बिजली, गैस, पानी, इंटरनेट सर्विसेज, केबल सर्विसेज जैसे यूटिलिटी बिल भरने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के बैंक यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल दोस्तों, दोनों बैंकों ने क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल के पेमेंट पर सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। यह नियम 1 मई से लागू हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि दोनों बैंकों के क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल का पेमेंट करने पर अब आपको सरचार्ज देना होगा। इससे पहले कई बैंकों ने यूटिलिटी बिल, इंश्योरेंस और रेंट पेमेंट पर रिवार्ड पॉइंट्स देना बंद कर दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भाजपा के घोषणा पत्र में यूसीसी का वादा, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज, गरीबों के लिए 3 करोड़ घर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मैनिफेस्टो जारी किया। इसे भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी नाम दिया गया। मोदी के साथ मंच पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण मौजूद थे। दोस्तों, संकल्प पत्र की पहली कॉपी गुजरात, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से आए 3 लोगों को दी गई। ये वे लोग थे जिन्होंने मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा लिया था। पार्टी ने पिछले 10 साल के वादों और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी बातें रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री मंच पर आए। 46 मिनट की स्पीच में पिछले 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा देते हुए उन्होंने कहा कि हमने 370 को हटाया, महिला आरक्षण जैसे वादे पूरे किए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 185 ड्रोन, 110 बैलिस्टिक और 36 क्रूज मिसाइलें। ईरान के इजराइल पर हमले से दुनिया भर में मची खलबली। जी हां दोस्तों, सीरिया में ईरान के ठिकानों पर इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद से पश्चिम एशिया में कुछ बड़ा होने की आशंका जताई जा रही थी। अब यह आशंका सच साबित हो गई है। ईरान ने इजराइल पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। हालांकि इजरायली सैन्य अधिकारियों ने सिर्फ एक सैन्य ठिकाने को मामूली नुकसान पहुंचने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक बच्ची के घायल होने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इजराइल पर 185 ड्रोन के जरिए हमला किया। इसके साथ ही तेहरान की ओर से 110 जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी दागी गई। क्रूज मिसाइल फायर करने की भी बात की जा रही है। वहीं दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इजराइल पर 185 ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा 110 जमीन से जमीन पर मार करने वाली और 36 क्रूज मिसाइलें भी दागी गई है। यानी कि दोस्तों, हमास इजराइल के बाद अब ईरान इजराइल युद्ध भी शुरू हो चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अब इलेक्ट्रिक गैजेट्स हथौड़ा मारने पर भी नहीं टूटेंगे, वैज्ञानिकों ने खोजा नया मटेरियल। इस पर जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी ये उतना मजबूत व्यवहार करेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब स्मार्ट वॉच बैंड, वेयरेबल सेंसर्स और हेल्थ मॉनिटरिंग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हथौड़ा मारने या खींचने पर भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मटेरियल इन्वेंट किया है जिसे खींचकर या पटक कर भी तोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा इस मटेरियल से 3D प्रिंटर की मदद से मानव अंगों को भी प्रिंट किया जा सकेगा। दरअसल दोस्तों, यह एडोप्टिव ड्यूरेबिलिटी का सिद्धांत फॉलो करता है। इससे बने पदार्थ कठोर वातावरण में भी डैमेज नहीं होंगे, बल्कि इन पर जितनी ज्यादा फोर्स लगाई जाएगी ये उतना ही ज्यादा टफ यानी कि कठोर बिहेवियर शो करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, प्रधानमंत्री बहकी बातें करते हैं। राजस्थान में कहा, मोदी जी ने लॉटरी बेचने वालों और वैक्सीन बनाने वालों तक से पैसे लिए हैं। जी हां दोस्तों, राजस्थान के भीलमाल जालोर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर सियासी हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी आजकल बहकी बातें करते नजर आ रहे हैं। कभी झूठी वीरता दिखाते हैं, कभी गटर से गैस बनाते हैं, कभी बादल में मिसाइल छोड़ते हैं, कभी हवा में उड़ते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। वे असल में देश की जनता से कट चुके हैं। महंगाई और आम आदमी की समस्या पर बात नहीं कर रहे। जालोर सिरोही से कांग्रेस ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, वैभव के समर्थन में हो रही सभा में सचिन पायलट सहित कांग्रेस के
के बड़े नेता पहुंचे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली में बिजली पानी पर सब्सिडी जारी रहेगी। एलजी बोले ये योजनाएं किसी पार्टी की नहीं। आप मंत्री बोले यही है केजरीवाल की ताकत। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में बिजली पानी और बस किराया सब्सिडी जारी रहेंगी क्योंकि ये योजनाएं किसी पार्टी विशेष की नहीं है। एक प्रेस बयान में एलजी ने कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सब्सिडी योजनाएं बंद कर देंगे क्योंकि दिल्ली सीएम जेल में बंद है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो लोग कहते थे कि वे केजरीवाल सरकार को जेल से नहीं चलने देंगे, उन्होंने हार मान ली है। उन्होंने कहा कि एलजी वीके सक्सेना को यह बयान इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि कुछ लोग आम आदमी पार्टी नेता जनता के बीच गलत अफवाह फैला रहे थे कि दिल्ली में मुफ्त योजनाएं बंद हो जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सलमान खान के घर पर हमला, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल ने ली जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर रविवार सुबह 4:55 पर फायरिंग हुई। भाईजान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने 2 बाइक सवारों ने 6 राउंड फायरिंग की। बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और वे भाग गए। अब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली है। दोस्तों हमले के दावे को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। वहीं क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने दावा किया है कि एक गोली सलमान खान के घर के अंदर मिली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले खुलासा किया गया था कि सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है और लॉरेंस बिश्नोई से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ भी कर सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बाबा अंबेडकर को याद कर अमित शाह ने आरक्षण पर दिया बड़ा बयान, कांग्रेस पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर जयंती पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, तब तक आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। अमित शाह ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने पर 3 वर्ष में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान समेत 17 राज्यों में आज बारिश की संभावना। एमपी यूपी में ओले गिरेंगे। दिल्ली में धूल भरी आंधी का अलर्ट। महाराष्ट्र में तापमान 41 डिग्री पहुंचा। जी हां दोस्तों, देश में पिछले हफ्ते से शुरू हुआ बारिश और आंधी तूफान का दौर अब भी जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 17 राज्यों में बारिश का अनुमान लगाया है। यहाँ शनिवार को भी बरसात देखने को मिली थी और रविवार को भी बरसात देखने को मिली। एमपी में ओले भी गिरे थे। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि एमपी, राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आज बारिश होगी। इससे इन राज्यों में हीट वेव और तेज गर्मी से हल्की फुल्की राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आज ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी का अलर्ट है। वहीं दोस्तों देश भर के ज्यादातर हिस्सों में जहां बारिश से मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी है जहां तेज गर्मी का दौर लगातार जारी है। रविवार को महाराष्ट्र के मालेगांव में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आईपीएल 2024, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, सबसे कम उम्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे कम उम्र में 3000 रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। उन्होंने महज 24 साल 215 दिन की उम्र में इस टी20 लीग में 3000 रन का आंकड़ा पार कर लिया। शुभमन ने यह उपलब्धि बुधवार को राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले के दौरान पार की। गिल ने इसके साथ ही विराट कोहली का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। दरअसल दोस्तों शुभमन गिल से पहले सबसे कम उम्र में 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज था। विराट कोहली ने 26 साल 186 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया था। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। संजू ने 26 साल 320 दिन की उम्र में आईपीएल में 3000वां रन बनाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज की हत्या, अज्ञात लोगों ने गोली मारी। इस पर सरबजीत सिंह को मारने के आरोप थे। जी हां दोस्तों, लाहौर के डॉन अमीर सरफराज की हत्या कर दी गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमीर को लाहौर में कुछ लोगों ने गोली मार दी। इसके बाद उनकी मौत हो गई। दोस्तों माना जा रहा है कि अमीर सरफराज और उसके साथी ने ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर साल 2013 में लाहौर जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की पीट कर हत्या कर दी थी। दिसंबर 2018 में पाकिस्तान की एक कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए सरबजीत की हत्या के 2 आरोपियों को रिहा कर दिया था। उनमें अमीर सरफराज और मुदसर शामिल थे। किसी ने इन दोनों के खिलाफ गवाही नहीं दी थी। दरअसल दोस्तों पंजाब का सरबजीत 1990 में गलती से बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तानी फौज ने उसे भारत का जासूस कहकर बंधक बना लिया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सरबजीत सिंह रिहा होने ही वाले थे, लेकिन 2018 में रिहा होने से कुछ दिन पहले ही उनकी पीट कर हत्या कर दी गई, पाकिस्तान की जेल के अंदर ही। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर।
अमर्त्य सेन बोले, विपक्ष में बिखराव इसलिए ताकत गवाई, सरकार को अमीरों का ध्यान, निरक्षर था, खराब स्वास्थ्य, लैंगिक समानता से विकास धीमा। जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि देश में विपक्षी एकता नहीं है, इस कारण यह अपनी अधिकतर ताकत खो चुका है। कांग्रेस के संगठन में कई सारी समस्याएं हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सेन ने कहा कि जातिगत जनगणना पर विचार किया जा सकता है, लेकिन भारत को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और लैंगिक समानता के जरिए वंचितों से अधिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने पर बहुत गर्व है, लेकिन देश के डेमोक्रेटिक नेचर को बढ़ाने के लिए और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रिंकू सिंह को टी20 विश्व कप से किया बाहर, रियान पराग को जगह दिग्गज ने चुनी टीम। जानिए किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है मौका। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के तुरंत बाद ही भारतीय टीम टी20 विश्व कप में खेलने उतरेगी। इस महीने के आखिर में चयनकर्ता टीम की घोषणा कर सकते हैं। बीसीसीआई ने पहले ही रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम के उतरने की घोषणा कर दी है। अब मुख्य चयनकर्ता को टीम चयन को लेकर बैठक करनी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अपनी टी20 विश्व कप टीम की घोषणा कर दी है और जिसमें शुभमन गिल और रिंकू सिंह को बाहर रखा गया है। दरअसल दोस्तों बात करें मोहम्मद कैफ के द्वारा चुनी गई भारतीय टीम की, तो दोस्तों उस भारतीय टीम में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यजुवेंद्र चहल, शिवम दुबे, रियान पराग और मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या टी20 टीम में रिंकू सिंह की जगह बनती है या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दंपति और उनकी 2 बेटियों समेत 7 लोग जिंदा जले, चलते ट्रक में कार घुसी, दोनों में आग लगी। सालासर बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे। जी हां दोस्तों, चूरू सालासर स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद कार और ट्रक में आग लग गई। आग से कार सवार दंपति और उनकी 2 बेटियां समेत 7 लोग जिंदा जल गए। हादसा सीकर के फतेहपुर में रविवार दोपहर 2:30 बजे हुआ। कार में गैस किट लगा हुआ था और ट्रक में मेडिकल कॉटन यानी कि रुई भरी हुई थी। पुलिस के मुताबिक हादसा आशीर्वाद पुलिया पर चढ़ते ही 200 मीटर पर हुआ। आगे चलते ट्रक से कार पीछे से टकराई। कार सवार परिवार यूपी के मेरठ का रहने वाला था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जीतू पटवारी बोले, मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी, बीजेपी को धोखेबाजी का अभियुक्त बताया। सीएम बोले, संकल्प लेते हैं तो पूरा करते हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया। कांग्रेस ने इसे झूठ की गारंटी बताया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट रखा है, हम कोई संकल्प लेते हैं तो उसे लागू भी करते हैं। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि चाहे किसानों के ऋण माफी की बात हो, उनकी बीमा सहायता राशि की बात हो, ओला पाले का प्रहार हो या गेहूं की खरीदी का धोखा हो, चाहे धान की खरीदी का धोखा हो। 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने का बोला था, नहीं हुआ। 2700 रुपए का गेहूं बोला था, नहीं हुआ। सबका एक अभियुक्त भारतीय जनता पार्टी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई से यूपी बिहार जाने वाले पैसेंजर्स के लिए गुड न्यूज, रेलवे चला रही है 92 समर स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और त्योहारों को देखते हुए ट्रेनों में पैसेंजर्स की भीड़ भी देखने को मिल रही है। हालांकि रेलवे ने भी इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल दोस्तों मध्य रेलवे ने पैसेंजर्स की एक्स्ट्रा भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जिनकी डिटेल्स आप इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारी रिटर्न का लोभ देकर धोखाधड़ी, चीनी नागरिकों के साथ डेटा की सौदेबाजी, नेपाली नागरिक सहित 2 गिरफ्तार हुए। जी हां दोस्तों, मुंबई की साइबर पुलिस ने शनिवार को एक नेपाली व्यक्ति सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर बड़े पैमाने पर स्टॉक धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी चंद्रशेखर और उसके नेपाली साथी दिलीप कुमार को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया। साइबर पुलिस ने चंद्रशेखर के अकाउंट से 4.5 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल का पता लगाया, जो कई भारतीयों को धोखा देने के बाद जमा किया गया था। दोनों आरोपी पिछले 2 वर्ष से एक्टिव हैं और लोगों को निशाना बनाकर अपने अकाउंट्स में पैसे जमा कर रहे थे। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के मुताबिक इस धोखाधड़ी की वजह से अपना पैसा गंवाने वाले लोगों की कम से कम 72 शिकायतें हैं। साइबर पुलिस ने कहा है कि ऐसे कई बैंक हैं जिनमें शेखर के अकाउंट्स थे और पैसा उनमें जमा किया जाता था। ये दोनों आरोपी नए कॉर्पोरेट खाते खोलते थे और कॉल करने वालों की एक अलग टीम उनके लिए काम करती थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान से सही वक्त पर अपने तरीके से कीमत वसूलेगा इजराइल, ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद भड़का यहूदी देश। जी हां दोस्तों, इजराइल के युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गेजिट्स ने अपने एक बयान में घोषणा की कि इजराइल को रणनीतिक गठबंधन और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए, जिससे वह ईरान के हमले का पूरी ताकत से जवाब दे सके। उन्होंने कहा कि ईरान एक वैश्विक समस्या है, यह एक क्षेत्रीय चुनौती है और यह इजराइल के लिए भी खतरा है, और कल दुनिया स्पष्ट रूप से इस खतरे का सामना करने के लिए इजराइल के साथ खड़ी थी। इजराइल ईरान के खिलाफ, दुनिया ईरान के खिलाफ, यही नतीजा है। यह एक रणनीतिक उपलब्धि है जिसका हमें इजराइल की सुरक्षा के लिए लाभ उठाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यहूदी देश के मंत्री ने आगे कहा कि यह घटना खत्म नहीं हुई है। जिस रणनीतिक गठबंधन और क्षेत्रीय सहयोग प्रणाली को हमने बनाया और महत्वपूर्ण परीक्षण में खरा उतरा, उसे अब और मजबूत करने की जरूरत है। इजराइल ने कल साबित कर दिया कि वह सैन्य और तकनीकी शक्ति के साथ ही मध्य पूर्व में सुरक्षा का एक अहम हिस्सा भी है। ईरान के खिलाफ तुरंत बदले की कार्रवाई नहीं करने का संकेत देते हुए गेट्स ने कहा कि ईरान के खतरे का सामना करते हुए हम एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाएंगे और ईरान से उस तरीके और समय पर कीमत वसूलेंगे जो हमारे लिए उपयुक्त होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मायावती ने खेला विभाजन का कार्ड, कहा सरकार बनी तो पश्चिमी यूपी को बनाएंगे अलग राज्य। जी हां दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के विभाजन का कार्ड खेला। मायावती ने मुजफ्फरनगर की रैली में कहा कि बसपा की सरकार बनने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य घोषित किया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग नई नहीं है। उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने की मांग रह रहकर उठती रही है और चुनावी रैली के दौरान मायावती ने इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कंगना रनावत के बयान पर विक्रमादित्य सिंह का निशाना, अटल जी का तो सम्मान करो। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर भी चुनावी रार चालू हो गई है। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित होने के अगले दिन ही विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कंगना रनावत के उस बयान का पलटवार किया जहां अभिनेत्री ने कहा था कि भारत को असली आजादी साल 2014 में मिली है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि आजादी 2014 में मिली, अरे हमारे नेताओं की इज्जत नहीं करते हो तो न करो, लेकिन कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी का तो सम्मान करो। विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि अटल बिहारी जो प्रधानमंत्री रहे, कम से कम उनको तो याद करना चाहिए, उनका तो सम्मान करना चाहिए। उनके शासनकाल में देश में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, कम से कम उनका तो आदर किया जाए। आज देश में अंधभक्ति की सोच चल रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार, कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने दिल्ली में अपने खाते की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने उत्तर पूर्व दिल्ली से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है, वह बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी नेता राहुल गांधी ने खुद कन्हैया कुमार की पैरवी की। इस सीट से पार्टी के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी के हस्तक्षेप से यह सीट कन्हैया को मिल गई। कांग्रेस ने चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को टिकट दिया, वहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने अपनी ताजा लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में दिल्ली के 3 उम्मीदवारों के अलावा पंजाब के लिए 6 और उत्तर प्रदेश के लिए 1 उम्मीदवार शामिल है। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी चाहते थे कि कन्हैया कुमार ही मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़े और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाने की पैरवी भी उन्होंने की। स्क्रीनिंग कमेटी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के नाम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मामला उलझ गया। कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं और यहीं से वह लोकसभा का चुनाव लड़ने के मूड में थे, लेकिन कांग्रेस यह सीट राजद से नेगोशिएशन नहीं कर पाई। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपके अनुसार मनोज तिवारी जीतेंगे या फिर कन्हैया कुमार, आपकी क्या है इस बारे में राय। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का नेशनल गेम कौन सा है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।